सर्वरूपमयी देवी सर्वदेवीमयं जगत अतोहम विश्वरूपाम ताम नमाम परमेश्वरीम। सी राम मैं सज जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी। विश्व के कण में हे माता तेरा निवास है। जय माँ शारदे, सनातन धर्म की जय हो, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम ज्योतिष में आपको 12 भावों का फल बताएंगे कि 12 भाव क्या होते हैं। इसमें प्रथम भाव लग्न को कहते हैं। अब लग्न क्या है? लग्न ये है कि लग्न नहीं लगा हुआ। क्या लगा हुआ है? जातक के जन्म के समय पूर्व क्षितिज पर जो रास लगी होती है वही लग्न होती है। लेकिन लग्न जो है दीर्घ और ह्रस्व राशियों के आधार पर कोई 1.25 घंटे की होती है तो कोई 2.25 घंटे की होती है। तो लग्न इतने लंबा तो होगा नहीं, वो ये बिंदु होता है। जन्म के समय जो बिंदु होता है वही लग्न है और ये प्रथम भाव है। तो लग्न को प्रथम भाव भी कहते हैं। इससे इसका एक नाम तन माने शरीर, कि व्यक्ति के शरीर का निर्माण, तो शरीर का आकार, प्रकार, लंबाई, चौड़ाई, हर्ष और दीर्घता इससे देखते हैं। इससे व्यक्तित्व भी देखते हैं, इससे धन भी देखते हैं। कि भाग्य का पंचम भाव भी होता है तो भाग्य भी देखते हैं। और पंचम विद्या का 9वां भाव होता है तो विद्या का भाग्य भी लग्न से ही निर्धारित होता है। और लग्न से ही यानी प्रथम भाव से ही उसके व्यक्तित्व का, संपूर्ण शरीर का, इसका निर्धारण किया जाता है। अब लग्न या प्रथम भाव में मेष राशि है तो मेष राशि का मालिक मंगल होता है और वो आदमी तेजस्वी, सीधे आक्रमण करने वाला भेड़ की तरह से होता है और बहुत ही पराक्रमी माना जाता है। अगर इसमें सूर्य बैठ जाए तो वो उच्च का हो जाता है। मेष राशि में है, सूर्य है, लग्न में है तो उच्च राशि का हो जाता है। लेकिन उसके आँखों में विकार पैदा होता है, देर सवेर चश्मे लग जाते हैं, उसको आँख का ऑपरेशन भी कराना पड़ सकता है। कभी कभी किसी को अंधत्व का भी सामना करना पड़ता है। अगर प्रथम भाव में वृष राशि आ जाए तो उसका मालिक शुक्र होता है। तो आदमी बहुत ही मिलनसार, शुक्र की प्रधानता लिए होता है। गायन, वादन और तमाम 64 कलाओं में किसी न किसी कला में वो विख्यात होता है। काव्य में भी रुचि रखता है। अगर प्रथम भाव में मिथुन राशि आ जाए तो उसका मालिक बुध होता है। उसके पास बौद्धिक क्षमता ज़्यादा होती है, पढ़ने लिखने में सक्षम होता है। किसी चीज़ को सीखने में वो जल्दी से सीख जाता है, प्रवीण हो जाता है और उस पर बुद्ध का प्रभाव रहता है। इसी प्रकार अगर प्रथम भाव में कर्क राशि आती है तो चंद्रमा की राशि है। चंद्रमा एक बहुत ही संवेदनशील और स्थिर ग्रह है और उसके अंदर दया भाव ज़्यादा रहता है। उसके विचार क्षण क्षण में बदलते रहते हैं और खांसी, जुकाम या कफ प्रकृति के बीमारियों से अक्सर शिकार हो जाता है। अगर प्रथम भाव में सिंह लग्न है तो वो आदमी तेजस्वी, सूर्य का प्रभाव लिए होता है और गौर वर्ण का, मध्यम कद का होता है
और हर आदमी से संघर्ष करने की उसकी क्षमता होती है, नेतृत्व की क्षमता होती है, किसी संस्था का अध्यक्ष होता है, मैनेजमेंट देखता है, मैनेजर होता है, और वो आदमी बहुत ही तेजस्वी माना जाता है। अगर प्रथम भाव में कन्या राशि हो जाए तो उसको कन्या लग्न भी कहते हैं, और प्रथम भाव में कन्या राशि हो जाने से वो भी बुध का ही प्रभाव लिए होता है, और उसके अंदर संस्कार अच्छे होते हैं और जिम्मेदारियों को निभाने की उसके अंदर क्षमता होती है। कन्या राशि एक तरह से अकेली एक लड़की नाव चलाती हुई ऐसा दिखाया गया है, और वो व्यापारिक, ऐसा व्यक्ति व्यापार की तरफ ज़्यादा झुकता है और मटेरियलिस्टिक परसूट का होता है। कन्या राशि वाले व्यापार में ज़्यादा रुचि रखते हैं, गायन वादन और कंप्यूटर में भी उनकी विशेष रुचि होती है। अब हम तुला राशि को लेते हैं। अगर लग्न में तुला राशि है तो वो तुला लग्न हो जाती है। तुला लग्न का मालिक शुक्र होता है। वो विभिन्न प्रकार की कलाओं, गायन वादन के क्षेत्र में, काम के क्षेत्र में वो प्रवीण होता है, और उसके पास सारी विद्याएं होती हैं। एक तरह से देखा जाए तो शुक्राचार्य के पास मृत्युंजय विद्या है, महामृत्युंजय शक्ति उसके पास है। ऐसे व्यक्ति देखने में बहुत सुंदर होते हैं, नाक नक्श तीखा होता है, थोड़ा हल्के से सांवले भी होते हैं, और उनकी अच्छी खासी कद और लंबाई होती है। अब आते हैं हम प्रथम भाव में अगर वृश्चिक राशि है। प्रथम भाव में अगर वृश्चिक राशि है तो उसका मालिक मंगल होता है, और मंगल में ऐसा मंगल जिसमें जली प्रभाव हो, जैसे एसिड है, पानी है, जल से संबंधित तमाम क्षेत्रों पर उसका अधिकार होता है। क्योंकि वृश्चिक राशि होती है, वृश्चिक का मतलब बिच्छू होता है, वो बिल में या पीछे होते हैं। ऐसे व्यक्ति दृढ़ संकल्प के होते हैं, और ये CID का काम, IB, CBI और छानबीन करने वाले, इस तरह की उनके अंदर विशेषता होती है। अब प्रथम भाव में अगर धनु लग्न होता है, धनु राशि आ जाती है प्रथम भाव में, तो उसका मालिक बृहस्पति होता है, और बृहस्पति विद्वान होता है। उसका डील डोल लंबा होता है, गौर वर्ण का होता है, विद्या इसके पास प्रचुर मात्रा में होती है, और वो बहुत जल्दी लोगों पर विश्वास कर लेता है। धनु राशि की विशेषता ये है कि अगर उसके साथ धोखा हो गया वो फिर दोबारा कभी विश्वास नहीं करता किसी के ऊपर, और घातक स्थिति पैदा कर सकता है। और बृहस्पति के पास विद्या बहुत होती है, और पूजा पाठ, कर्मकांड, संस्कार, ये सब तमाम चीज़ों का ज्ञाता होता है। नेतृत्व क्षमता बहुत होती है, राजनीति में बहुत आगे जाता है, लेकिन वो धार्मिक भावनाओं के साथ उसके अंदर एकदम जाल फरेब नहीं होता है। अब हम आपको ले चलते हैं, अगर प्रथम भाव में मकर राशि है तो मकर राशि का मालिक शनि है, और मकर जल तत्व की राशि है, तो जल पर भी मकर राशि का प्रभाव है, क्योंकि मगर जो है जल में रहता है। ये मटेरियलिस्टिक परसूट के होते हैं, ये धन दौलत के पीछे बहुत भागते हैं, व्यापारी होते हैं, और
शनि से संबंधित व्यापार, लोहा, कोयला, पेट्रोलियम और तो मकर राशि के व्यक्ति धन संपत्ति के पीछे बहुत भागते हैं और शनि प्रधान व्यक्ति हमेशा नीचे देखते हुए चलता है। वो सामान्य से नीचे देखते हुए चलने वाला व्यक्ति समझ में आ जाता है कि इसकी शनि की प्रधानता है, पृथ्वी की तरफ देखते हुए चलता है और आंख के गोलक हल्के से अंदर दबे होते हैं। ये भी मकर राशि का एक प्रभाव है। ज़्यादातर दोहरे वदन का होता है और राजनीति का पंडित होता है और काली चीज़ों पर इसका विशेष प्रभाव होता है। सूखी लकड़ी है, लोहा, कोयला, पेट्रोलियम और तरल पदार्थों का बिजनेस करने वाला ज़्यादा होता है। राजनीति का पंडित भी होता है। वकालत वगैरह के क्षेत्र में भी ये बहुत आगे जाता है। अब हम आपको प्रथम भाव में अगर कुंभ राशि होती है तो क्या होगा। कुंभ राशि के जातक अक्सर लंबे होते हैं, उनके ऊपर भी शनि का प्रभाव होता है और किसी के प्रति बहुत ज़्यादा डिवोटेड होते हैं, समर्पित होते हैं। रामकृष्ण परमहंस माँ काली के प्रति समर्पित के भक्त होते हैं और ज्ञान का सूक्ष्म तत्व जो है कुंभ राशि वालों के पास ही मिलता है। इनका भी व्यापार लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, सूखी लकड़ी वही होता है जो शनि का होता है। मछली का भी व्यापार करते हैं और अध्यात्म के क्षेत्र में ये बहुत उन्नति करते हैं और राजनीति के भी पंडित होते हैं, स्थिर स्वभाव के होते हैं और जब चलते हैं तो लगता है कि उछलते हुए गेंद की तरह चलते हैं। अब हम आपको लग्न में अगर मीन राशि बैठ जाए तो क्या होगा। मीन राशि का अधिपति बृहस्पति होता है, उसका जल तत्व पर अधिकार होता है और वो भी विद्वान राशि होती है। कला के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आपको मीन राशि वाले मिलेंगे। फिल्म इंडस्ट्रीज में भी मीन राशि वाले ज़्यादा मिलेंगे, कविता कहानी वगैरह में भी मिलते हैं। ये जल तत्व का अगर व्यापार करते हैं तो इनको बहुत लाभ होता है। मछली का व्यापार है, जल में उत्पन्न होने वाली चीज़ें, मूंगा, मोती इत्यादि तरल पदार्थों का एसिड, इस तरह के व्यापार में बहुत राइज करते हैं। साहित्य के क्षेत्र में राइज करते हैं, आगे बढ़ते हैं और राजनीति में एक साफ सुथरी राजनीति के पंडित माने जाते हैं। इस प्रकार दोस्तों हमने आपको प्रथम भाव यानी लग्न भाव में बैठे हुए ग्रहों के बारे में आपको बताया। अब हम अगले एपिसोड में किसी दूसरे भाव के बारे में बताएंगे। तब सर्वरूपमयी देवी सर्वदेवी मयम जगत अतोहम विश्वरूपाम ताम नमाम परमेश्वरी। जय मां शारदे, सनातन धर्म की जय हो, वंदे मातरम। तो प्रिय मित्रों, हमने आपको प्रथम भाव के बारे में बताया। अब आपको ज्योतिष में द्वितीय भाव दूसरे घर के बारे में बताना जा रहा है। दूसरे घर से परिवार, वाणी, व्यापार, विद्या और बोलने की कला या वाणी की तमाम भावों को उससे देखा जाता है। आपके पास धन कितना रहेगा, पैतृक धन या स्वार्जित धन, ये सब दूसरे भाव से देखते हैं और दूसरे भाव से ये भी देखते हैं कि आदमी किस तरह से बोलता है, मीठा बोलता है, कड़वा बोलता है, तीखा बोलता है, हर समय गाली देता रहता है। और मुख से ही जो है भोजन का भी निर्धारण किया जाता है। वो आदमी शाकाहारी होगा, मांसाहारी होगा।
तो प्रिय दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया दूसरे भाव से वाणी के बारे में कि कोई आदमी तीखा बोलता है और मतलब ज़ोर ज़ोर से बोलता है या उसकी वाणी में कुटिलता होती है, वो भी दूसरे भाव से ही देखते हैं। और वाणी से खान पान का भी निर्धारण किया जाता है। आदमी मांसाहारी है या शराब की लत है या तमाम शराब गांजा भांग वगैरह पीने का, ये भी दूसरे भाव से ही देखा जाता है। अगर वहाँ राहु और शनि का ज़्यादा प्रभाव होता है तो ऐसा आदमी खान पान में उसका दूषित होता है। इससे परिवार भी देखते हैं कि परिवार छोटा है या बड़ा है, बिखरने वाला है, इस संतुलित रहेगा। और इससे उच्च शिक्षा भी देखे जाते हैं कि इस आदमी के पास, उस जातक के पास कितनी शिक्षा होगी। हायर एजुकेशन का भी निर्धारण दूसरे भाव से ही किया जाता है। और परिवार का भी निर्धारण किया जाता है कि वो संयुक्त परिवार होगा या बिखरने वाला होगा या उस परिवार में विघटन पैदा होगा। उसमें परिवार के लोग कैसे होंगे, किन किन का उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, ये सब दूसरे भाव से देखते हैं। और पैतृक संपत्ति, पिता से अर्जित की हुई संपत्ति उसके पास कितनी है, ये भी देखा जाता है। और अपने द्वारा उपार्जित संपत्ति भी देखा जाता है। और उस संपत्ति को रख पाएगा या उसको नष्ट कर देगा, ये सब भी दूसरे भाव से ही विचार किया जाता है। इस प्रकार दोस्तों, हमने आपको दूसरे भाव के बारे में बताया। हम अब अगले एपिसोड में आपको तीसरे भाव के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। सर्वरूपमयी देवी सर्वदेवीमयम जगत अतोहम विश्वरूपाम ताम नमाम परमेश्वरीम। सीय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। जय माँ शारदे, सनातन धर्म की जय हो, वंदे मातरम। तो प्रिय दोस्तों, हम अब आपको एक ऐसे भाव की तरफ ले चलते हैं, जमीन जायदाद मकान वाहन गाड़ी घोड़ा इसे नहीं चाहिए, और उसका विवरण और विवेचन चौथे भाव से किया जाता है। सुख का भाव भी चौथे भाव से किया जाता है। और माँ की ममता प्रेम, माँ की उम्र, माँ का सुख, जमीन जायदाद का सुख, वाहन का सुख, ये सब चौथे भाव से ही किया जाता है। आपके पास कितनी ज़मीन जायदाद होगी, लैंडेड प्रॉपर्टी होगी, आपकी माँ का रूप रंग, माँ का स्वभाव कैसा होगा, माँ का कितना सुख मिलेगा, ये सब आपको चौथे भाव से ही देखा जाता है। आपको जो वाहन प्राप्त होगा, स्कूटर। तो प्रिय दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया दूसरे भाव से वाणी के बारे में कि कोई आदमी तीखा बोलता है और मतलब ज़ोर ज़ोर से बोलता है या उसकी वाणी में कुटिलता होती है, वो भी दूसरे भाव से ही देखते हैं। और वाणी से खान पान का भी निर्धारण किया जाता है। आदमी मांसाहारी है या शराब की लत है या तमाम शराब गांजा भांग वगैरह पीने का, ये भी दूसरे भाव से ही देखा जाता है। अगर वहाँ राहु और शनि का ज़्यादा प्रभाव होता है तो ऐसा आदमी खान पान में उसका दूषित होता है। इससे परिवार भी देखते हैं कि परिवार छोटा है या बड़ा है, बिखरने वाला है, इस संतुलित रहेगा। और इससे उच्च शिक्षा भी देखे जाते हैं कि इस आदमी के पास, उस जातक के पास कितनी शिक्षा होगी। हायर एजुकेशन का भी निर्धारण दूसरे भाव से ही किया जाता है। और परिवार का भी निर्धारण किया जाता है कि वो संयुक्त परिवार होगा या बिखरने वाला होगा या उस परिवार में विघटन पैदा होगा। उसमें परिवार के लोग कैसे होंगे, किन किन का उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, ये सब दूसरे भाव से देखते हैं। और पैतृक संपत्ति,
पिता से अर्जित की हुई संपत्ति उसके पास कितनी है ये भी देखा जाता है, और अपने द्वारा उपार्जित संपत्ति भी देखा जाता है, और उस संपत्ति को रख पाएगा या उसको नष्ट कर देगा, ये सब भी दूसरे भाव से ही विचार किया जाता है। इस प्रकार दोस्तों हमने आपको दूसरे भाव के बारे में बताया। हम अब अगले एपिसोड में आपको तीसरे भाव के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। सर्वरूपमयी देवी सर्वदेवी मैम जगत अतोहम विश्वरूपाम ताम नमाम परमेश्वरी। सीय राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी। जय माँ शारदे, सनातन धर्म की जय हो, वंदे मातरम। तो प्रिय दोस्तों, मैं अब आपको ये बताने जा रहा हूँ कि क्या आपका बच्चा IAS की तैयारी कर रहा है तो निकल जाएगा। बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी क्या उसको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। आपकी कितनी बुद्धि है, कितना बौद्धिक ज्ञान है, और आप किस देवी देवता का पूजा आपको करना चाहिए, और आपका यश कितना फैलेगा, आपके कितने पुत्र होंगे, कितने पुत्रियां होंगी, कैसे होंगे, कितनी ऊंचाई पर जाएंगे और क्या करेंगे, वो आपसे आपके संतानों से कैसा संबंध रहेगा, ये सब भी पंचम भाव से देखते हैं। तो प्रिय दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया दूसरे भाव से वाणी के बारे में कि कोई आदमी तीखा बोलता है और मतलब ज़ोर ज़ोर से बोलता है, या उसकी वाणी में कुटिलता होती है, वो भी दूसरे भाव से ही देखते हैं। और वाणी से खान पान का भी निर्धारण किया जाता है। आदमी मांसाहारी है या शराब की लत है या तमाम शराब गांजा भांग वगैरह पीने का, ये भी दूसरे भाव से ही देखा जाता है। अगर वहाँ राहु और शनि का ज़्यादा प्रभाव होता है तो ऐसा आदमी खान पान में उसका दूषित होता है। इससे परिवार भी देखते हैं कि परिवार छोटा है या बड़ा है, बिखरने वाला है, इस संतुलित रहेगा। और इससे उच्च शिक्षा भी देखे जाते हैं कि इस आदमी के पास, उस जातक के पास कितनी शिक्षा होगी। हायर एजुकेशन का भी निर्धारण दूसरे भाव से ही किया जाता है। और परिवार का भी निर्धारण किया जाता है कि वो संयुक्त परिवार होगा या बिखरने वाला होगा, या उस परिवार में विघटन पैदा होगा, उसमें परिवार के लोग कैसे होंगे, किन किन का उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, ये सब दूसरे भाव से देखते हैं। और पैतृक संपत्ति, पिता से अर्जित की हुई संपत्ति उसके पास कितनी है ये भी देखा जाता है, और अपने द्वारा उपार्जित संपत्ति भी देखा जाता है, और उस संपत्ति को रख पाएगा या उसको नष्ट कर देगा, ये सब भी दूसरे भाव से ही विचार किया जाता है। इस प्रकार दोस्तों हमने आपको दूसरे भाव के बारे में बताया। हम अब अगले एपिसोड में आपको तीसरे भाव के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। सर्वरूपमयी देवी सर्वदेवी मैम जगत अतोहम विश्वरूपाम ताम नमाम परमेश्वरी। सीय राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी। सनातन धर्म की जय हो, वंदे मातरम। तो प्रिय दोस्तों, आपके पास सारी संपत्ति है, बहुत धनाढ्य हैं, लेकिन आपको अस्पताल में ही दौड़ना पड़ रहा है। एक बीमारी हटती है, दूसरी पकड़ लेती है। आपके पास शत्रुओं की संख्या ज़्यादा है, आप किसी से शत्रुता नहीं करते, लेकिन अनायास आपके पास शत्रु पैदा हो जाते हैं। तो ये सब जानने के लिए आपको कुंडली में लग्न से छठे भाव को आपको देखना पड़ेगा कि क्या स्थिति है। अब आइए हम आपको बता देते हैं। इस भाव से रोग, ऋण, रिपु,
और तमाम तरह की चीज़ें, ननिहाल, ये सारी चीज़ें आपको छठे भाव से ही देखी जाती हैं। अगर छठे भाव में पाप ग्रह बैठते हैं तो आपके लिए परम शुभ है, लेकिन फिर भी राहु, मंगल, शनि या सूर्य ये छठे भाव में बैठ करके शत्रुहंता योग बनाते हैं और रोगों से निजात दिलाते हैं, शत्रुओं से निजात दिलाते हैं। अगर सूर्य बैठा है तो बीपी, ब्लड प्रेशर, रक्तचाप की समस्या को भी बढ़ा देता है। अब अगर आपका जो है पाप ग्रह इसमें बैठे हुए हैं और छठे भाव का मालिक पीड़ित है तो आपका एक रोग समाप्त होगा तो कोई दूसरे रोग से पीड़ित हो जाएंगे, आप अस्पताल दौड़ते रह जाएंगे, पैसा आपका खर्चा होता रहेगा। और ऋण की यहाँ तक बात है, आपने किसी से ऋण नहीं लिया लेकिन फिर भी ऋण लेना पड़ जाता है, कर्जा लेना पड़ जाता है। एक कर्जा आप पाटते हैं, दूसरा कर्जा शुरू हो जाता है, कर्जा पाटने के लिए कर्जा लेना पड़ जाता है। तो ये सब देखने के लिए आपको छठे भाव पर जाना पड़ेगा। और आपका ननिहाल भी छठे भाव से ही देखा जाता है। माँ का तीसरा भाव, माँ का भाई यानी मामा, आपके ननिहाल में कितने लोग हैं, आपका ननिहाल से पटता है या नहीं पटता है, कितना प्रेम करते हैं, ननिहाल में कितने सदस्य हैं, उनसे आपकी क्या स्थिति होगी, वो ननिहाल आगे चलने वाला है या वहीं से समाप्त हो जाता है। कभी कभी किसी किसी का ननिहाल में कोई नहीं रहता, केवल माँ ही आती है, इसके बाद कोई नहीं रहता। या ननिहाल से भी आपको संपत्ति मिल सकती है। तो ये सारा जानने के लिए आपको छठे भाव को देखना पड़ेगा। मारपीट, झगड़ा फसाद, चाकूबाजी, ये सारी चीज़ें भी छठे भाव से देखते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जेल जाने की भी संभावना रहती है। ये सब सारी बातों के लिए आपको लग्न से छठे भाव पे बैठे हुए ग्रहों को आपको देखना पड़ता है। हाँ, यहाँ एक चीज़ और है कि यहाँ छठे भाव का चंद्रमा खांसी जुकाम कफ प्रकृति को तो पैदा करता है, लेकिन वो शत्रुहंता भी होता है, शत्रुओं को नाश भी करता है, जबकि सबसे सीधा और सामान्य ग्रह है। तो इस प्रकार दोस्तों, मैंने आपको लग्न से छठे भाव के बारे में आपको बताया। अब अगले एपिसोड में अब दूसरे भाव बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय मां। सर्वरूपमयी देवी, सर्वदेवी मैम जगत, अतोहम विश्वरूपाम ताम नमाम परमेश्वरी। सीय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। सनातन धर्म की जय हो, वंदे मातरम। तो प्रिय दोस्तों, कौन बनेगा करोड़पति जिसको मिलेगी अपने पिता से संपत्ति, चाचा, बुआ, ताऊ, ताई, नाना, नानी, या कहीं से भी अचानक धन मिलने की, या लीगैसी मिलेगी। और सबसे बुरी बात यह है कि आपकी मृत्यु कैसे होगी, अचानक, साधारण, एक्सीडेंटल, जल में डूबने से या इत्यादि। ये सारी चीज़ें जानने के लिए आइए आपको ले चलते हैं लग्न से 8वें भाव पर, जहाँ से इन सब का निर्धारण किया जाता है। हालांकि ये तो मृत्यु स्थान माना गया अष्टम स्थान को, लेकिन धन कैसे करोड़पति हो जाएगा, ये भी एक विचारणीय प्रश्न है। ये दसम भाव का एकादश भाव होता है। दसम भाव कर्म स्थान से आय भाव होता है। तो यहाँ पर जितना ही ज़्यादा ग्रहों की बहुलता होती है, उस आदमी के पास विभिन्न क्षेत्रों से धन इकट्ठा होता रहता है। हिंदुस्तान के या विश्व के जितने बड़े धनाढ़ लोग हैं, आप पाएंगे कि उनके अष्टम भाव में ग्रहों की बहुलता है, अच्छे या बुरे ग्रहों की बहुलता है। पाप ग्रह हैं तो एक्सीडेंट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इस प्रकार से
इससे धन प्राप्त होने का, अचानक धन प्राप्त होने का, किसी के द्वारा धन प्राप्त होने का, जो आप कर्म कर रहे हैं, बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, उससे धन प्राप्त होने का, ये स्थान अष्टम भाव से देखा जाता है। अष्टम भाव मृत्यु का भाव है। इसको लग्न से थोड़ा कमज़ोर होना चाहिए। लग्न में जितनी रेखाएं ज़्यादा हैं उससे कम अष्टम भाव में रेखाएं होनी चाहिए। ये भी एक विचारणीय प्रश्न है। सर्वाष्टक वर्ग में इसको देखा जाता है। और एक्सीडेंट से बचने के लिए, बीमारी से बचने के लिए, बवासीर रोग, गुदा रोग, ये भी अष्टम भाव से ही देखा जाता है। पैतृक संपत्ति हो गई, धन हो गया। इसके अलावा ये रोग, तीसरे रोग का भी सहायक है। छठे से तीसरा स्थान माना जाता है। और संतान का सुख भाव भी है। पंचम भाव से चौथा भाव अष्टम होता है, इसलिए संतान को सुख प्राप्ति होगी या नहीं होगी, ये भी अष्टम भाव से ही देखा जाता है। इस प्रकार एक तरह से ये बहुत से सारे समस्याओं के निवारण का भी भाव है, और धन का भाव तो है ही, और आयु का भी भाव है। इसमें सबसे अच्छी बात है कि अगर कोई ग्रह स्वगृही होकर बैठता है अष्टम भाव में, तो उसका दोष नहीं लगता है। सूर्य चंद्रमा के बैठने से भी सूर्य और चंद्रमा का दोष इसलिए नहीं लगता है कि सूर्य और चंद्रमा लग्न की तरह काम करते हैं। अगर इसमें कोई स्वगृही बैठ जाए तो सरल योग होता है, यानी कि उस व्यक्ति के आयु को दीर्घायु बना देता है, और शनि बैठ जाता है तो भी दीर्घायु बनाता है। इस प्रकार दोस्तों, मैंने आपको अष्टम भाव के बारे में बताया, लग्न से अष्टम भाव के बारे में, और बाकी मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। सर्वरूपमयी देवी सर्वदेवी मैम जगत अतोहम विश्वरूपाम ताम नमाम परमेश्वरीम। सी राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। वंदे मातरम, सनातन धर्म की जय हो। तो दोस्तों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि क्या आपकी पत्नी नीले ड्रम वाली तो नहीं मिलेगी, या आपको सुहाग रात में ही जहर देके समाप्त कर देगी, या घूमने के नाम पर आपको खंदक में ढकेल देगी। 4 साल, 10 साल, 50 साल का संबंध 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। तो ये सब जानने के लिए आइए हम आपको लग्न से 7वें भाव के बारे में बताने जा रहे हैं। 7वें भाव से संबंध देखा जाता है। पति पत्नी का संबंध, काम और व्यापारिक संबंध भी इसी से देखा जाता है, और दैनिक रोजी रोजगार भी 7वें भाव से ही देखा जाता है। और यौन बीमारियां, यौन संबंधी बीमारियां, स्त्री या पुरुष कोई भी हो, उसकी भी व्याख्या 7वें भाव से की जाती है। अगर 7वें भाव में शुभ ग्रह बैठे हैं तब तो आपका पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन अच्छा रहता है। 7वें भाव के बारे में बहुत ज़्यादा भ्रांतियां हैं कि यहाँ पर मांगलिक दोष उत्पन्न करता है। अगर मंगल बैठा है तो तुरंत सीधे आदमी कह देता है कि ये तो मांगलिक है, ये अच्छा नहीं है। लेकिन अगर मंगल वहीं पर अपने घर का होके बैठा हुआ है, शुभ ग्रहों से संबंधित और दृष्ट है, तो वो मंगल आपके लिए शुभ है। मांगलिक होते हुए भी आपको क्षतिकारक नहीं रहेगा। मंगल से संबंधों को भी देखते हैं। दैनिक रोजी रोजगार, जो डेली कमाते खाते हैं, या नौकरी की भी समस्या 7वें भाव से ही देखी जाती है। 7वें भाव में
अगर राहु केतु बैठे हैं तो वो विच्छेदात्मक प्रभाव पैदा करते हैं, और शनि बैठता है तो शादी भी थोड़ा लेट करता है। जिन लोगों की शादी मांगलिक न होते हुए भी बहुत लेट होती है, 30-35 या इसके बाद भी नहीं होती है, या किसी किसी की तो शादी होती ही नहीं है, तो उसमें शनि का प्रभाव देखा जाता है। शनि शादी में बहुत ही लेट कराता है। ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपको सप्तम भाव का सहारा लेना पड़ेगा। अगर आप किसी के साथ व्यापार कर रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो उसमें भी सप्तम के साथ साथ 11वें भाव दोनों को देखते हैं। अगर ये दोनों पाप ग्रह से पीड़ित हैं तो आपका व्यापार या व्यापारिक संबंध कुछ दिनों में टूट जाएगा। और उसी तरह से आपको यौन संबंधी कोई बीमारी है या नहीं है, उसमें कितना स्वस्थ रह सकते हैं, इस तरह की बीमारियां स्त्री या पुरुष में जो है वो सप्तम भाव से ही देखी जाती हैं। इसलिए दोस्तों, मैंने आपको सप्तम भाव के बारे में बताया, लग्न से सप्तम भाव के बारे में बताया। अब आगे आपको दूसरे भाव के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। सर्वरूपमयी देवी सर्वदेवी मयम जगत अतोहम विश्वरूपाम ताम नमाम परमेश्वरीम। श्री राम मैं सर्व जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। सनातन धर्म की जय हो, वंदे मातरम। तो प्रिय दोस्तों, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कब होगी आपके पास धन की बरसात, कब होगी आपको परिवार का सुख, पुत्र का सुख, और इष्ट साधना में आपकी कब मिलेगी सिद्धि, और कब आप ऊंचे पद पर जाएंगे, कब अच्छी नौकरी मिलेगी। इन सब चीज़ों को जानने के लिए आइए हम आपको ले चलते हैं लग्न से नवम भाव, जिसे भाग्य भाव ही कहते हैं। ये भाग्य स्थान में अगर शुभ ग्रह बैठ जाए तो आपका भाग्योदय जल्दी कराता है। बृहस्पति 16वें साल में, चंद्रमा 24 साल में, मंगल 28वें साल में, शनि 35 साल में, बुध 32 साल में, राहु आपका 42 साल में और केतु 47 साल में भाग्योदय कराता है। ये भाग्योदय के वर्ष इन ग्रहों के बैठने से होते हैं। और पैसों की बरसात, जो आप काम कर रहे हैं, भाग्य कितना सहायक है और कितना नहीं सहायक है, ये सारी बातें आपको नवम भाव से देखा जाता है। संतान का पंचम भाव, यानी कि आपके पोते पोतियाँ, ये सब कब कैसी, कितने ऊंचे स्तर की होंगी, कितनी विद्या होगी, कैसे होंगे, संस्कारी होंगे या कुसंस्कारी होंगे, ये सब भी नवम भाव से ही देखा जाता है। नवम भाव को धर्म भाव भी कहा जाता है। आदमी कितना धर्मात्मा होगा, किसको पसंद करेगा, अवगढ़ होगा, सात्विक होगा या वैदिक होगा, ये सारी चीज़ें, दिगंबर होगा, ये सारी बातें नवम भाव से निर्धारित की जाती हैं। और आपको इष्ट सिद्धि मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसका भी निर्धारण नवम भाव से ही किया जाता है। और उसका विदेश यात्राएं, आपकी कितनी विदेश यात्राएं होंगी, ये भी नवम भाव से ही किया जाता है। विदेश यात्रा का भी फल होता है और संतान के सुख का भी फल होता है। इस प्रकार से भाग्य से सारे कार्य सुलभ होते हैं। भाग्यम फलत सर्वत्र नच विद्या नच पौरुषम। इस प्रकार दोस्तों, मैंने आपको भाग्य के बारे में बताया। अब तब तक के लिए धन्यवाद। जय मां शारदे। सर्वरूपमयी देवी
सर्वदेवीमयं जगत अतोहम विश्वरूपाम ताम नमाम परमेश्वरी। सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जग पानी। सनातन धर्म की जय हो, वंदे मातरम। कर्मणेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमको कर्म करने का अधिकार है, फल की इच्छा का अधिकार नहीं है। कर्म का फल जन्म जन्मांतरों के हिसाब से भी मिलता है और वर्तमान में भी मिलता है। जितना ही आप ज़्यादा संघर्ष करेंगे, कर्म करेंगे, उतना ही आप ऊंचे उठते चले जाएंगे। इसके लिए कुंडली में लग्न से दशम भाव को देख करके हम ये बता सकते हैं कि कैसा कर्म होगा। वहाँ पर बैठे हुए ग्रहों के अनुसार आपको फल मिलता है। अगर आपको शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, उच्च स्तर के ग्रह बैठे हुए हैं, तो आपको अच्छे फल मिलेंगे। अगर सूर्य बैठा हुआ है तो राजसत्ता से संबंधित करता है। चंद्रमा भी इसी प्रकार का है, जल तत्व का व्यापार कराता है, सूर्य सत्ता से संबंधित करता है। मंगल फोर्स की नौकरी, बल की नौकरी देता है, पुलिस विभाग की नौकरी देता है। बुध जो है प्रबल ज्ञान, अच्छा ज्ञान, अत्यधिक ज्ञान देता है। और बृहस्पति उच्च कोटि का विद्वान बनाता है। जिसके दशम भाव में बृहस्पति स्वगृही या उच्च का है तो उच्च कोटि का विद्वान बनाता है। पूजा पाठ, कर्मकांड और तमाम धर्म से संबंधित काम करता है, न्यायिक होता है और दान पुण्य बहुत ज़्यादा करता है। बृहस्पति धर्म से संबंधित तमाम क्षेत्रों में शंकराचार्य से लेकर के छोटे छोटे महामंडलेश्वर और देवी देवताओं की पूजा में लगा रहता है हमेशा। और राजनीति का पंडित होता है। लेकिन बृहस्पति प्रधान व्यक्ति, दशम भाव का आदमी, राजनीति में कलुषता पैदा होने नहीं देता है। बृहस्पति एक विद्वान ग्रह है, देवताओं का गुरु है, तो उसके अंदर गुरुत्व होता है अध्यापकी वृत्ति और न्यायालय से संबंधित कार्य, पढ़ा लिखा, लिखने पढ़ने वाले के सारा काम दशम भाव में बृहस्पति के बैठने से हो जाता है। अगर शनि बैठता है तो कर्मठ होता है, जनसेवा करता है। राजनीति में सबसे ज़्यादा सफल कर्म स्थान में शनि के बैठने से ही होते हैं। अगर कर्म स्थान में राहु बैठ जाए तो वो राजनीति का सबसे बड़ा तिकड़मी होता है। तिकड़म के बल पर राजनीति में आगे बढ़ता है। और केतु दूर घटती हुई घटनाओं का आभास देता है। कर्म से व्यापार, किस तरह का व्यापार आप करेंगे वो दशम भाव से ही निर्धारित होता है। और व्यापार में कितनी ऊंचाई पर ले जाएंगे, कितना नीचा रहेगा, ये सब आपके दशम भाव से होता है। दशम भाव से मान सम्मान, कितनी उपाधियां आपको मिलनी है, नहीं मिलनी है, समाज में आपको तिरस्कृत किया जा रहा है, ये सारा का सारा भाव जो है दशम भाव से ही देखा जाता है। और दशम भाव सप्तम भाव का चौथा भाव सुख स्थान है, यानी पारिवारिक और संबंधों में सुख कितना मिलता है ये भी दशम भाव से देखा जाता है। इस प्रकार दोस्तों हमने आपको लग्न से दशम भाव के बारे में बताया। अब अगले एपिसोड में किसी और के भाव में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय मां शारदे। सर्वरूपमयी देवी सर्वदेवीमयं जगत अतोहम विश्वरूपाम ताम नमाम परमेश्वरी। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पाणी। सनातन धर्म की जय हो, वंदे मातरम।
प्रिय दोस्तों, अब मैं आपको लग्न से 11वें भाव से क्या क्या देखा जाता है उसके बारे में बता रहा हूँ। लाभे सर्वे ग्रहा प्रशस्ता। लाभ में कोई भी ग्रह बैठ जाए, उच्च का हो, नीच का हो, अस्त का हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो, शुभ ग्रह हो, पापी ग्रह हो, वो हर हालत में लाभ देता ही है अपने हिसाब से। लाभ भाव से सोना चांदी, रुपया पैसा, धन दौलत, कितनी संपत्ति आपके पास होगी, कहाँ से आएगी, किस दिशा से आएगी, अच्छे कर्म करने से आएगी, बुरे कर्म करने से आएगी, इन सारी चीज़ों का की व्याख्या एकादश भाव से होती है। जैसा ग्रह बैठता है उसी के अनुसार और उसी के दिशा से आपको लाभ प्राप्त होगा और उसी तरह के व्यापार से आपको लाभ प्राप्त होगा। अगर आपकी मेष लग्न है तो एकादश भाव में पश्चिम दिशा बनती है, कुंभ राशि की दिशा पश्चिम होती है और पश्चिम दिशा से उसको धन की प्राप्ति होती है। अगर वृष राशि है तो उत्तर दिशा से। इसी प्रकार हर दिशाओं से धन की प्राप्ति होती है। एकादश भाव में बैठे हुए ग्रह से या राशि से आपको उस दिशा से धन की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है। चंद्रमा बैठा है तो जल तत्व से आपकी धन आएगा, व्यापार से आएगा। मिथुन है तो स्टेशनरी और कॉपी किताब, वाणी, भाषण, काव्य। चतुर्थ भाव है तो समुद्र से उत्पन्न होने वाले पदार्थ, मूंगा, मोती, मछली, इस तरह के जलयान पे नौकरी करने वाला आदमी उस दिशा में आएगा। सूर्य है तो भूसा, मेडिसिन, राजनीति, इस तरह से राजनीति में भी लोग जो राजनीति से पैसा कमाते हैं, इस तरह का भी एकादश भाव से होगा। कन्या राशि है तो व्यापार से, तुला राशि है तो गायन वादन पश्चिम दिशा से उसको धन की प्राप्ति होगी और विभिन्न कलाओं से किसी न किसी कला का विशेषज्ञ होगा जिससे वो धन की प्राप्ति कराएगा। वृश्चिक राशि है तो जल तत्व से या लिक्विड केमिकल्स, पेंट्स, ये सब चीज़ों से विष के जरिए, ये विष चिकित्सा के जरिए वो धन की प्राप्ति कराएगा। धनु राशि है तो धर्म कार्य से, अच्छे शुभ कार्यों से, नैतिक कार्यों से धन प्राप्त कराएगा। शनि है तो शनि कोयला, पेट्रोलियम, लोहा, सूखी लकड़ी इत्यादि जमीन से उत्पन्न होने वाली चीज़ों से धन की प्राप्ति कराएगा। अगर राहु बैठा है और राहु शनि दोनों मिलकर बैठे हैं तो गांजा, भांग, शराब, हीरोइन, मादक पदार्थों से पैसा पैदा करेगा। वो अच्छे कार्यों से धन की तरफ उसका मन लगेगा ही नहीं, वो जब भी करेगा कोई न कोई गलत काम की तरफ ले जाएगा अगर उसके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं है। इसी प्रकार केतु अगर है एकादश भाव में तो अचानक धन लाभ पैदा करता है और अच्छे कार्यों से लाभ पैदा करता है। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको ये बताया कि एकादश भाव से क्या क्या देखा जाता है, कैसे धन की पैदावार होती है, किस दिशा से होती है। अब अगले एपिसोड में हम दूसरे भाव के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय मां शारदा। सर्वरूपमयी देवी सर्वदेवीमयं जगत अतोहम विश्वरूपाम ताम नमाम परमेश्वरीम। सीय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। सनातन धर्म की जय हो, वंदे मातरम। तो प्रिय दोस्तों,
मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि क्या आप कर्ज में डूबे हैं? क्या आपके पति पत्नी में संबंध अच्छे हैं? क्या प्रेमिका आपको, पत्नी आपको धोखा दे रही है या पति आपको धोखा दे रहा है? क्या आप मामला मुकदमे में जेल जाने से भयभीत हैं? आपके ऊपर मुकदमे ज़्यादा चल रहे हैं? इन सब चीज़ों को जानने के लिए हम आपको लग्न से 12वें भाव को बताने जा रहे हैं, जहाँ से व्यय, शैया सुख, विदेश यात्रा, विदेश में बसने की स्थिति, विदेश में बसेंगे या आते जाते रहेंगे या परमानेंट वहीं पर बस जाएंगे, आदि चीज़ों को जानने के लिए हम आपको 12वें भाव के बारे में व्याख्या कर रहे हैं। 12वें भाव में ग्रहों की बहुलता से अगर एकादश भाव का मालिक 12वें में चला गया तो जो आपकी आमदनी है वो व्यय होती रहेगी, या 12वें भाव का मालिक लग्न में बैठ गया तो भी आप हमेशा अभाव में, कर्ज में डूबे रहेंगे। 12वां भाव सप्तम भाव, पति पत्नी के भाव का छठा भाव होता है, जो कि शत्रु भाव होता है। तो पति का शत्रु कौन होगा? पत्नी का प्रेमी। या स्त्री का शत्रु भाव कौन होगा? पति की प्रेमिका। इन सब चीज़ों को भी 12वें भाव से देखा जाता है कि क्या ये स्थिति पैदा करेगी, छूट जाएगा या कोई भयानक दुर्घटना हो सकती है। ये सब भी 12वें भाव से देखा जाता है। और मोक्ष, ये मोक्ष भाव ही है, मनुष्य की अंतिम गति। लग्न के 12वें भाव के मतलब उस जो लग्न जो व्यक्ति है, जो बैठा हुआ है, उसके अंतिम गति क्या होगी, पूर्व जन्म या अगले जन्म में कहाँ जाएगा, ये सब बातें भी आपको 12वें भाव से देखी जाती हैं। और आपकी पत्नी चरित्रवान है, विद्वान है, समर्पित है, तो क्या आपको शैया सुख भी मिल रहा है या पूरी ज़िंदगी जो है ऊसर की तरह हो जाती है? ये सब 12वें भाव से देखा जाता है। और खर्च को कैसे आप संभालेंगे? शुभ ग्रह है तो आप शुभ कार्यों में खर्च करेंगे, दान पुण्य इत्यादि। और अगर पाप ग्रह बैठे हैं तो बीमारी, अस्पताल में लेके दौड़ते रहें, परिवार को लेकर के या पत्नी को लेकर के, बाल बच्चों को लेकर के दौड़ते रहेंगे, या पूरी तरह से निरोग हैं, ये भाव भी आपके द्वादश भाव से ही देखा जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने आपके 12 भावों के बारे में आपको बताया। और तब तक के लिए धन्यवाद। जय मां शांति।